Hello, dear students. This is Daisy ma'am, and today we are going to learn about the significance of greenhouse effect, and we'll also see about global warming and its effect, main factors responsible for increasing greenhouse gases in the Earth atmosphere. So let's start. नाउ नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। अभी हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, कैसे सोलर एनर्जी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, गैस, गोबर गैस प्लांट को यूज़ करके गैस, बायोगैस बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम जब देख रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं कि क्या इनकी वजह से कोई इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो एनर्जी सोर्सेज हैं, कोई भी एनर्जी सोर्सेज हैं, अगर हम उनको ओवर यूज़ करते हैं या मिस यूज़ करते हैं तो वो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं एक तरीके से या दूसरे तरीके से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि यूज़ ऑफ फायरवुड, ठीक है, लकड़ी लकड़ी हो गई, काउ डंग केक्स हो गए, फॉसल फ्यूल्स हो गए। ये क्या करते हैं, जब इनको हम जलाते हैं तो ये एयर पोल्यूशन क्रिएट करते ही करते हैं, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ये क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से बहुत सारे हैजार्डियस कंडीशंस हो जाती हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट को अगर सेफली उसको स्टोर नहीं किया गया या उसको सेफली डिस्पोजल उसका नहीं किया गया तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन या हार्मफुल कंडीशन क्रिएट कर देता है आसपास के एरिया में जहाँ पे लोग रह रहे हैं, और प्लांट किंगडम और मैनकाइंड को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अगर स्लाइटेस्ट लीकेज भी रेडियोएक्टिव मटेरियल का हो जाए तो इससे जो इन्वायरमेंटल है वो इन्वायरमेंट पूरी तरह से कंटेमिनेट हो जाएगा और वहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसका, और हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, राइट। सो व्हाट कैन वी डू? वी कैन यूज़ द एनर्जी इन अ वाइज वे, ठीक है। तो जुडिशियस यूज़ ऑफ एनर्जी का मतलब होता है सही तरीके से एनर्जी को यूज़ करना। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैव नॉट येट बीन हार्न्स्ड ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उनको अभी तक लार्ज स्केल पे हार्न्स नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ जो रिजर्व हैं फॉसल फ्यूल के, वो लिमिटेड है नेचर में, और अगर उनका मिसयूज़ किया जाएगा तो उससे इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप हो जाएंगे। तो हमें इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो सोर्सेस हैं उनको बहुत ही वाइजली हमको यूज़ करना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनर्जी का जो परसेंटेज है वो जो रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे इस एनर्जी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कंटेस्ट में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी कंजप्शन जो अर्बन एरियाज़ में होता है, अर्बन एरियाज़ में स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लोग रहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग, बहुत क्वांटिटी में लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग, बहुत एडवांस लोग रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़, क्योंकि रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं वो अभी भी नेचर के बहुत क्लोज रहते हैं और सिंपल तरीके से, सिंपल लाइफस्टाइल में वो रहते हैं। हर एक काम के लिए वो मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है। कपड़ा धोना है हाथ से धो लेते हैं, मसाला पीसना है वो हाथ से ही पीस लेते हैं। तो उसके लिए वो डिपेंडेंट नहीं है कि हर काम के लिए मशीन को यूज़ नहीं करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्कवर किया था जोसेफ फोरियर ने 1824 में। और ग्रीन हाउस इफेक्ट सिग्निफिकेंट होता है अर्थ को गर्म रखने के लिए, जिससे कि मैनकाइंड उसमें सर्वाइव कर सकें, रह सकें। और साइंटिस्ट ने इस चीज़ को डिटरमाइन किया है कि जो एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑफ अबाउट 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर ऑब्टेन होती है सन से, जो कि अर्थ के आउटर एज के एटमॉस्फेयर पे रहती है। स्टेप्स टू बी टेकन टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन एंड सेव एनर्जी रिसोर्सेज। तो कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए या एनर्जी रिसोर्सेज को सेव करने के लिए? तो सबसे पहले, यूज़ एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड गैजेट्स फॉर लेस कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ इस तरह के अप्लायंसेज या गैजेट्स यूज़ करिए जो बहुत कम एनर्जी को कंज्यूम करें। फॉर एग्जाम्पल LED बल्ब्स हो गए, CFLS हो गए इंस्टेड ऑफ इनकैंडेसेंट बल्ब्स, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, जबकि लेड बल्ब्स जो होते हैं वो कम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। अगेन,
परचेज एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, गीज़र्स, ये सब चीज़ें जो हैं, ये अप्लाइंसेस जो हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की लें, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी की नहीं लेंगे तो ये ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। तो इसीलिए आप ये अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी के ये सारी चीज़ों को, जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, ये सब बहुत अच्छी हाई क्वालिटी का ही लें जो कि सर्टिफाइड हो। लाइट्स को स्विच ऑफ कर दीजिए, या अदर अप्लाइंसेस जो आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस प्रेजेंट है उनको स्विच ऑफ कर दीजिए जब आपको ज़रूरत नहीं है। यूज़ ऑफ बायोगैस शुड बी encouraged इंस्टेड ऑफ फॉसल फ्यूल्स इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉसल फ्यूल्स यानी कि पेट्रोल डीजल ये सब की जगह पे बायोगैस को यूज़ करने के लिए बढ़ावा मिलना चाहिए, ताकि एनर्जी का जो सोर्सेस हैं वो बच सकें, सेव हो सकें। ट्राई टू यूज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को यूज़ करके काम करने की कोशिश करिए। घर की छत के ऊपर एक सोलर वाटर हीटर इंस्टॉल कर लीजिए, जिससे पानी उससे गर्म हो सके। सोलर कुकर को ले लीजिए जिससे कि खाना सनलाइट से बन सके, ताकि आप कम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करें। ट्राई टू हैव अ सिंपल एंड नेचुरल वे ऑफ लाइफ टू सेव एनर्जी, सिंपल तरीके से रहने की कोशिश करें। अगर छोटे छोटे डिस्टेंसेस पर जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप कार से ही जाएं या फिर स्कूटर या बाइक से ही जाएं। बहुत जगहों पे हम साइकिल से भी जा सकते हैं, या फिर वॉकिंग डिस्टेंस अगर है तो हम पैदल भी जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करने से क्या होगा, हम एनर्जी के कंजप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। Next is energy degradation. The conversion of useful energy to an undesirable or non-useful form during a process is called dissipation of energy. Right? तो एक प्रोसेस जिसमें यूजफुल एनर्जी अनडिज़ायरेबल और नॉन यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसको बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। देन डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, इट इज़ द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ यूजफुल एनर्जी ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, रेडिएशन लॉस एंड अदर सिमिलर कॉजेज। यानी कि यहाँ पे एनर्जी का ग्रेजुअल डिक्रीज होता है। ठीक है, यूजफुल एनर्जी का ग्रेजुअल डिक्रीज होता है बिकॉज इसमें जो वर्क डन होता है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट होता है, रेडिएशन लॉस के अगेंस्ट होता है, और इसी तरह के सिमिलर कॉजेज के अगेंस्ट में काम होता है, जिसकी वजह से इसमें ग्रेजुअल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। टू मेक द कंसेप्ट क्लियर, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। When we switch on an electric lamp to get light, energy at the cost of electricity, only a part of electrical energy consumed appears as light and remaining part is wasted as heat energy। यानी कि जब भी हम लैम्प को स्विच ऑन करते हैं लाइट एनर्जी लेने के लिए, लाइट हमें मिल सके लेने के लिए, एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आप पहले इलेक्ट्रिसिटी ही कन्वर्ट करती है, इसको लाइट एनर्जी में चेंज करती हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ही कंज्यूम होती है लाइट के फॉर्म में, बाकी की जो होती है वो वेस्ट हो जाती है, हीट एनर्जी के फॉर्म में वो वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिग्रेडेशन हो रहा है एनर्जी का। नेक्स्ट इज व्हेन वी रन एन ऑटोमोबाइल, ओनली अ पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑब्टेन्ड ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल यूज इज यूटिलाइज इन एक्चुअल रनिंग ऑफ द व्हीकल। तो जब हम ऑटोमोबाइल चलाते हैं तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी ही यूटिलाइज होता है। ठीक है, जब कंबशन होता है फ्यूल जब जलता है तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी ही यूटिलाइज होता है एक्चुअली व्हीकल को चलाने के लिए, लेकिन उसका ज़्यादा से जो लार्ज पोर्शन या मेजर पोर्शन जो एनर्जी का होता है वो वेस्ट हो जाता है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, जो कि इंजन या टायर के मूविंग पार्ट्स में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, उसको कम करने में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। सो दिस वर्क डन इज डेसिपेटेड एज हीट एंड साउंड। तो ये जो वर्क डन है ये हीट और साउंड के फॉर्म में डेसिपेट हो जाता है। इसमें जो हीट है वो अनडिजायरेबल और नॉन यूजफुल फॉर्म में एनर्जी जो है वो यहाँ पे डेसिपेट हो जाती है। Whenever we run an electrical fan, a radio set or TV set etc. for some time, the body of the appliance becomes hot। ठीक है, तो जब भी हम रेडियो चलाते हैं, रेडियो सेट चलाते हैं, टीवी को ऑन करते हैं या इलेक्ट्रिकल फैन चलाते हैं, तो कुछ समय के बाद में इनका जो बॉडी होता है वो गर्म हो जाता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो एनर्जी है वो डेसिपेट होती है, यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेसिपेट हो जाती है एज अ फॉर्म ऑफ हीट। नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। Global warming means an increase in average temperature at the Earth's surface on account of an increase in the amount of greenhouse gases at the और इन द एटमॉस्फेयर। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ सरफेस का होता है वो बढ़ता जा रहा है, और ये बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं एटमॉस्फेयर में उनका अमाउंट बढ़ रहा है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज का एटमॉस्फेयर के अंदर अमाउंट बढ़ क्यों रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली रहने के लिए और एक बेटर लाइफ बनाने के लिए जो ये सिनेरियो लास्ट 150 ईयर्स से चल रहा है, इसकी वजह से
ग्रीन हाउस की जो क्वांटिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है लोअर अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर अर्थ सरफेस का बढ़ रहा है और इसी को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया है कि सिंस 1900 से लेके 1950 तक जो टेम्परेचर राइज हुआ है अर्थ सरफेस का, वो उसका रेट है 0.5 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड। इसका मतलब हुआ कि 15 ईयर्स में जो इफेक्टिव टेम्परेचर राइज अर्थ सरफेस का हो रहा है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। ठीक है, और सिंस 1970 से जो इफेक्टिव टेम्परेचर अर्थ सरफेस का बढ़ रहा है उसका जो रेट है वो है 2.5 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड। और 2000 साल से, मतलब कौन सा ईयर चल रहा है अभी, 2020 चल रहा है, तो 2000 यानी कि ईयर 2000 से अगर हम देखेंगे तो ये इंक्रीज हो रहा है और ज़्यादा रेट से ये बढ़ रहा है। और साइंटिस्ट ने इस चीज़ को एस्टिमेट किया है कि अगर कोई करेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए गए या इस प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो आगे की ईयर्स जो आ रहे हैं उसमें जो टेम्परेचर है दैट मे गो अप टू 64 डिग्री सेल्सियस। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हम और आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। Then we'll see what are the main factors responsible for increasing in greenhouse gases in the अर्थ एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेज हैं कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, रेफ्रिजरेंट गैसेज हैं जैसे जिनको बोलते हैं CFCs और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से इनकी वजह से या ये इनका जो लेवल है वो क्यों राइज हो रहा है। The greenhouse gases are carbon dioxide, methane, CFCs means chlorofluorocarbons and water vapor. As the effect of greenhouse gases present in the earth atmosphere is similar to that of glass walls of a greenhouse, it is known as greenhouse effect. अब एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस होती हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं जैसे कि ग्लास वॉल ग्रीन हाउस का काम करता है, इसीलिए इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। Thus, greenhouse effect is a phenomenon in which heat radiation, that is infrared radiations of long wavelength emitted by the Earth's surface, are absorbed and reflected back by certain atmospheric gases so as to keep the Earth's surface and lower atmosphere of the Earth warm. तो ग्रीन हाउस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट उस फिनोमेनन को कहते हैं जिसमें कि हीट रेडिएशंस यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ बहुत लॉन्ग होती है, अर्थ सरफेस इसको इमिट करता है और ये रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होती हैं बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस। और जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं इन एटमॉस्फेरिक गैसेस से तो ये अर्थ के सरफेस को वार्म रखती हैं और जो लोअर एटमॉस्फेयर अर्थ का है उसको भी ये वार्म रखती हैं। तो इस इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। आउट ऑफ दिस एनर्जी 235 वॉट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी अर्थ के सरफेस पे रीच होती है, पहुंचती है। अर्थ की सरफेस जिसमें से हम ओशन के सरफेस को भी इसमें हम इंक्लूड करते हैं, तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं 168 वॉट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी और 67 वॉट पर स्क्वायर मीटर एनर्जी अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर पे रहती है। तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अर्थ सरफेस रिसीव करती है, तो अगर हम उसका अर्थ सरफेस का एक्चुअल एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो अराउंड -18 डिग्री सेल्सियस होता। और इस टेम्परेचर पे मैनकाइंड और लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत लंबे समय तक इस लो टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं वो हीट एनर्जी को ट्रैप करती हैं और वो एक एवरेज वार्मिंग इफेक्ट क्रिएट करती हैं जो कि 33 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये होता कैसे है? क्योंकि जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ सरफेस का है वो -18 है, प्लस 33 डिग्री सेल्सियस हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हम इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा +15 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर को आइडियल टेम्परेचर माना जाता है मैनकाइंड के लिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कि वो इस टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैनकाइंड के लिए, क्योंकि अगर ये इफेक्ट नहीं होता तो -18 डिग्री सेल्सियस पे बहुत लंबे समय तक हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। Next is greenhouse effect and global warming. Global warming means an increase in average temperature at the Earth's surface on account of an increase in the amount of greenhouse gases at the
और इन द एटमॉस्फेयर। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ सरफेस का होता है वो बढ़ता जा रहा है, और ये बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं एटमॉस्फेयर में उनका अमाउंट बढ़ रहा है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस का एटमॉस्फेयर के अंदर अमाउंट बढ़ क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली रहने के लिए और एक बेटर लाइफ बनाने के लिए जो ये सिनेरियो लास्ट 150 ईयर्स से चल रहा है, इसकी वजह से ग्रीन हाउस की जो क्वांटिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है लोअर अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर अर्थ सरफेस का बढ़ रहा है, और इसी को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया है कि सिंस 1900 से लेके 1950 तक जो टेम्परेचर राइज हुआ है अर्थ सरफेस का, वो उसका रेट है 0.5 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड। इसका मतलब हुआ कि 15 ईयर्स में जो इफेक्टिव टेम्परेचर राइज अर्थ सरफेस का हो रहा है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। ठीक है, और सिंस 1970 से जो इफेक्टिव टेम्परेचर अर्थ सरफेस का बढ़ रहा है उसका जो रेट है वो है 2.5 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड। और 2000 साल से, मतलब ये कौन सा ईयर चल रहा है अभी, 2020 चल रहा है, तो 2000 यानी कि ईयर 2000 से अगर हम देखेंगे तो ये इंक्रीज हो रहा है और ज़्यादा रेट से ये बढ़ रहा है। और साइंटिस्ट ने इस चीज़ को एस्टिमेट किया है कि अगर कोई करेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए गए या इस प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो आगे की ईयर्स जो आ रहे हैं उसमें जो टेम्परेचर है दैट मे गो अप टू 64 डिग्री सेल्सियस। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हम और आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। Then we'll see what are the main factors responsible for increasing in greenhouse gases in the अर्थ एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेज हैं कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, रेफ्रिजरेंट गैसेज हैं जैसे जिनको बोलते हैं CFCs और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से इनकी वजह से या ये इनका जो लेवल है वो क्यों राइज हो रहा है। फर्स्ट वी विल सी अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस की चीफ मोस्ट गैस है, और इसका जो परसेंटेज है वो अर्थ के लोअर सरफेस पे मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही इंक्रीज हो रहा है। नेचर में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वेरस प्लांट्स और ट्रीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो नेचर के अंदर ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। जबकि पिछले 100 ईयर्स से, क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो जो फॉरेस्ट कवर है यानी कि जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है, और वो इफेक्ट कर रहा है नेचर में इस इक्विलिब्रियम को। जो कार्बन डाइऑक्साइड का मेंटेन हो रहा है वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। So it is estimated that world population emits about 32 into 10 की पावर 9 tons of carbon dioxide per annum। ठीक है, तो हर ईयर ये जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, ये 32 इंटू 10 की पावर 9 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करती है। ठीक है, प्रोड्यूस करती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ये सब इसी कारण से होता है। और दूसरा कारण यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सीमेंट है, सीमेंट का प्रोडक्शन या अदर केमिकल प्रोडक्ट्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन का। The ocean और seas are not being able to absorb full amount of carbon dioxide gas। तो ओशन और सीज जो हैं, ये जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, इसको फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी परसेंटेज बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो ये इसकी वजह से भी बढ़ रहा है, और केमिकल प्रोडक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, केमिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहा है। और फाइनली अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में इसका परसेंटेज बढ़ जा रहा है। देन नेक्स्ट इज मीथेन। मीथेन इज अनदर इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। और राइस का जो कल्टीवेशन विलेजेस में होता है या फिर बायोमास को बर्न किया जाता है फॉरेस्ट और फील्ड्स को क्लियर करने के लिए, और एनिमल हस्बेंड्री है, एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल गैस है, लीकेज इन नेचुरल गैस पाइप्स है, ये सब कारण है मीथेन के इमिशन का, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को और ज़्यादा इंक्रीज करने में।
right? So next we'll see increased use of refrigerators, air conditioners, etc. for domestic, commercial and industrial purposes means more release of refrigerant gases like CFCs. तो ये जो कंडीशनर AC हम चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर हम यूज़ करते हैं और ये हमारे घरों में भी यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, तो इसके एक्सेसिव यूज़ से भी नुकसान हो रहा है क्योंकि इसमें से जो गैसेस निकलती हैं, दैट इज़ इनको CFCs बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोला जाता है। तो ये जो रेफ्रिजरेंट गैसेस होती हैं, इनके वजह से भी बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्टर्ब होता है, राइट? देन विजिबल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लाइफ ऑन द अर्थ। अब जो अर्थ के ऊपर लाइफ है उसका इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा लाइफ पे। तो फर्स्ट हम देखेंगे the variable changes in the climate of different parts of the world have created difficulties for human beings and animals and have forced people and animals to migrate from one place to another। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, जो हम खुद ही देख रहे हैं कि जो एक सीक्वेंस होता है वेदर का, आप देख रहे हैं वो भी चेंज हो जाता है। बरसात हो रही है, मतलब रेनी सीजन में रेन नहीं हो रही है, राइट? तो एक सही समय पे सीजन्स अकर नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है, इसकी वजह से जो डिफ़िकल्टी क्रिएट हो रही है, इससे क्या होता है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें। The change in seasonal climate has produced an immediate adverse effect on plants and simple organism। तो ये सीजन जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसकी वजह से एक नेगेटिव इफेक्ट प्लांट्स पे और सिंपल ऑर्गेनिज्म पे हो रहा है। देन ब्लूमिंग सीजन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड क्रॉप्स हैज चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्लांट्स का और क्रॉप्स का जो एक पर्टिकुलर एक टाइम होता है ब्लूम करने का, ग्रो करने का, वो भी इफेक्ट हुआ है। Fourth is certain changes in world's ecology has been observed in last few decades। तो कुछ decades में ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि वर्ल्ड्स इकोलॉजी यानी कि वर्ल्ड की जो इकोलॉजी उसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं। देन फिफ्थ इज द नंबर ऑफ हीट स्ट्रोक डेथ इज इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में गर्मी के कारण बहुत सारे डेथ हो रही हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है, जिसको बोला जाता है हीट स्ट्रोक डेथ। नेक्स्ट इज पॉसिबल फ्यूचर प्रेडिक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो अभी अभी हमने विजिबल इफेक्ट्स पढ़े कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर ये इसी तरह से कंटिन्यू रही और ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से बढ़ती रही, जैसे कि साइंटिस्ट लोगों ने ये इस चीज़ को प्रेडिक्ट किया है, एस्टिमेट लगाया है कि प्रेजेंट सेंचुरी की एंड तक जो टेम्परेचर है वो 64 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो इसमें उन साइंटिस्ट ने इस चीज़ को बताया कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट इज डिसअपियरेंस एंड डिसलोकेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। इसका मतलब होता है कि बहुत लार्ज अमाउंट में प्लांट्स और एनिमल की जो स्पीशीज़ हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, या फिर उनका लोकेशन चेंज हो जाएगा, राइट? सो ये एस्टिमेट लगाया गया है कि 50% ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ जो हैं, जो अभी अवेलेबल हैं अर्थ में, वो आने वाले ईयर्स में यानी कि आने इस सेंचुरी की एंड तक वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। और इसकी वजह से इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा क्योंकि हमको पता है कि इकोसिस्टम में प्लांट्स, एनिमल्स, सबका रोल होता है, ठीक है? लिविंग फैक्टर्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स दोनों ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ ही ख़त्म हो जाएंगी तो इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। एनिमल्स जो कि इक्वेटोरियल रीजन में हैं वो फोर्स्ड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर कि वो ठंडे इलाकों में चले जाएं, ठीक है? क्योंकि उन्हें अपने आप को वहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि वो एक सर्टेन अमाउंट तक ही वो गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं, उनकी बॉडी में उतना अडॉप्टेशन है, उसके ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एनिमल्स को भी अपनी जगह को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो उनको माइग्रेट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर। देन सेकेंड इज वार्मिंग ऑफ ओशन, ठीक है? वार्मिंग ऑफ ओशन मतलब कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो जो ओशन के अंदर जो वाटर है
उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मेराइन स्पीशीज़ जो उसके अंदर प्रेजेंट हैं, सी के अंदर हैं, वो भी मर जाएंगी या डिसअपीयर हो जाएंगी। या दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कुछ अदर स्पीशीज़ हैं जो गर्म पानी में रहना प्रेफर करती हैं, और वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। उनका जो एक रेशियो जो है अभी, वो रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्ट किया गया है कि ओशन के अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है वो कम हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और इन फैक्टर्स की वजह से मेराइन लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। पोलर आइस कैप और ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो जाएगी, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत तेज़ी से पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो जाएंगी, और इसके वजह से क्या होगा, जो जितना भी सी का एरिया है अर्थ के दोनों पोल की तरफ, वो कम्प्लीटली श्रिंक हो जाएगा, और लार्ज नंबर ऑफ ग्लेशियर जो कि साइबेरिया और ग्रासलैंड के अंदर पाए जाते हैं, उनकी जो मेल्टिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बहुत फास्टली वो मेल्ट हो रहे हैं, और साइंटिस्ट इस बात से डर रहे हैं कि आने वाले 50 सालों में ये ग्लोबल आइस मेल्ट पूरी तरह से, आइस कैप्स पूरी तरह से मेल्ट हो जाएंगी, और सी लेवल बहुत ही ज़्यादा, मतलब खतरे से ऊपर, बहुत ऊपर तक वो आ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे हैबिटेशंस जो सी के आसपास के एरिया में जो लोग रहते हैं, जो घर हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो रोड सारी की सारी उसमें डूब जाएंगी। ठीक है, फ्लडेड हो जाएंगी, पूरा सब डूब जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। आइस सारी मेल्ट हो जाएगी, पूरे ग्लोबल आइस कैप सारी मेल्ट हो जाएंगी, और पूरा जो एरिया है वो आइस के आसपास, सॉरी, सी के आसपास का, ओशन के आसपास का, वो सारा का सारा उसमें डूब जाएगा, और साथ ही साथ बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हरिकेन्स और ट्रॉपिकल स्टॉर्म। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्यूचर में हो सकती हैं, इस तरह से साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं। देन फोर्थ वन इज शिफ्ट इन फार्मिंग रीजन्स एंड पैटर्न्स। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लैंड मास का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से लो लैटिट्यूड रीजन में जो क्रॉप की यील्ड है वो बहुत कम हो जाएगी। दूसरी तरफ जो क्रॉप यील्ड है वो एक्सपेक्टेडली बढ़ जाएगी इन केस ऑफ मिडिल और हायर ऑल्टीट्यूड रीजन। तो जहाँ पे क्रॉप बहुत ज़्यादा नहीं होती वहाँ पे बहुत ज़्यादा होने लगेगी, और जहाँ पर बहुत हो सकती है वहाँ पे उसकी यील्ड कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, फार्मर्स को शिफ्ट होना पड़ेगा फ्रॉम द लो लैटिट्यूड रीजन टू द हाई लैटिट्यूड रीजन। नेक्स्ट इज चेंज इन रीजनल क्लाइमेट। ये एस्टिमेट लगाया गया है कि जो लैंड मास की वार्मिंग है वो पूरी दुनिया में या पूरी अर्थ में एक जैसी नहीं होगी। ये मैक्सिमम होगी नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे, और मिनिमम होगी ओवर दी सदर्न रीजन। तो इस तरह का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, लैंड मास की वार्मिंग का जो डिफरेंस आएगा, इसकी वजह से एक रीजनल इम्बैलेंस हो जाएगा क्लाइमेट के अंदर, और इसकी वजह से क्या होगा, हीट वेव की जो फ्रिक्वेंसी है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज इंक्रीज इन न्यू हीट रिलेटेड डिजीजेस। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत नए तरह के वायरसेस और बैक्टीरिया जो हैं वो इमर्ज होना शुरू हो जाएंगे, और वो सर्वाइव होने लगेंगे इस बेटर हायर टेम्परेचर पे, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि अभी वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो वो इमर्ज होने लगेंगे और सर्वाइव करने लगेंगे, इस हाई टेम्परेचर पे बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव करने लगेंगे। फॉर एग्जांपल सर्टेन टाइप ऑफ मॉस्किटोज़ भी बहुत फास्टर रेट से वार्म कंडीशन में ग्रो करते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनकी वजह से बहुत से नए डिजीज़ भी फ्यूचर में डेवलप हो जाएंगे, आ जाएंगे, और ह्यूमन की जो डेथ है, एनिमल की जो डेथ है, वो अभी जो है उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से भी बढ़ेगी, और चूँकि टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हीट स्ट्रोक के वजह से भी बहुत सारी डेथ्स होना संभव है इन फ्यूचर। देन सेवंथ, वेरिएबल चेंजेस इन क्लाइमेट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्रीक्वेंट फ्लड्स कुछ एरिया में आना शुरू हो जाएंगे, जो कि सी कोस्ट के एरियाज है वहाँ पे फ्लड्स आना शुरू हो जाएंगे फ्रीक्वेंटली। मोर ओवर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से विंड का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टॉर्म की फ्रिक्वेंसी में फ़र्क आएगा, चेंज आएगा, कुछ एरियाज़ में, कुछ रीजन्स में अकाल आने शुरू हो जाएंगे। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से मैन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा जो आगे जो समय आ रहा है वो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स कंडीशन क्रिएट कर देगा। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम क्या
कर सकते हैं, कुछ इस तरह के कुछ प्लान्स गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है या कर भी रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज किया जा सके. So we will see what are the measures to minimize the effect of global warming. तो यहाँ पे 3 measures हैं जिनकी हम बात करेंगे, टेक्नोलॉजिकल measures, economic measures and policy measures. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल measures क्या हैं. अगर हम प्रेजेंट बात करें, एट प्रेजेंट की बात करें, तो फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स ही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरे वर्ल्ड में, राइट. और फॉसिल फ्यूल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो अबाउट 20% ऑफ ग्रीन हाउस प्रोडक्शन को ऐड करते हैं. इसलिए ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करना चाहिए. और ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की हम बात करें तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या जियोथर्मल एनर्जी को डेवलप किया जाना चाहिए बहुत फास्ट रेट से, ताकि इससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके और जो हमारी एनर्जी नीड है उसको फुलफिल किया जा सके. और फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको बैन किया जाए. तो अगर ये सब चीज़ें हम इन प्लांट्स को जिसमें फॉसिल फ्यूल यूज होता है, अगर हम इसको बैन कर देंगे तो बहुत हद तक हम ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज कर पाएंगे. Next is transportation vehicles being used at present again consume petrol, diesel and natural gas. तो जो transportation vehicles होते हैं उसमें पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैसेस को फिल किया जाता है, और जब वो बर्न होते हैं तो वो ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं. तो जब पेट्रोलियम बर्न होता है तो ग्रीन हाउस को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो भी एक्चुअली में ग्रीन हाउस के लेवल को बढ़ाता है इन्वायरमेंट में. और ये एस्टिमेट लगाया गया है, रफली एस्टिमेटेड इसका जो एक निकाला गया है कि 15% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की तरफ से होता है. तो इस इमिशन को मिनिमाइज करने के लिए हमें इनकरेज करना चाहिए कि बैटरी से ऑपरेट करने वाले ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स को यूज़ करना चाहिए. और इन बैटरीज़ को, जो व्हीकल्स में ये बैटरीज लगेंगी, इनको रिचार्ज भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करना चाहिए और ये इलेक्ट्रिसिटी को रीन्यूएबल सोर्सेज से ही जनरेट कराना चाहिए. तो इस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को. नेक्स्ट इज CFC gases generated in refrigerators, air conditioners, etc. are again a major contributor towards greenhouse gas emission. तो CFC gases जो कि रेफ्रिजरेटर्स में और एयर कंडीशनर में होती हैं, ये भी जनरेट करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस को. तो ये जो गैसेस हैं, यानी कि CFC गैसेस जो रेफ्रिजरेंट गैसेस भी कहलाती है, इनको इमीडिएटली बैन कर देना चाहिए और नई तरह की रेफ्रिजरेंट गैसेस को यूज़ करना चाहिए जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज ना करें. तो इस तरह की जो गैसेस हैं वो ऑलरेडी न्यू टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट गैसेस ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं और ये सक्सेसफुली एम्प्लॉयड भी की जा चुकी हैं. Next is in developing countries, biomass is burned to produce heat required for cooking purposes. तो डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है कि बायोमास को बर्न किया जाता है ताकि हीट प्रोड्यूस की जा सके खाना बनाने की प्रोसेस के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए. तो ये जो बायोमास का बर्निंग का जो प्रोसेस होता है, इससे भी ये ओपन एटमॉस्फेयर में होता है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होने लगता है. तो इस प्रैक्टिस को एलिमिनेट करने के लिए बायोमास को बायोगैस में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, जो कि तभी हो सकता है जब एक बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया जाए. और बायोगैस को ही यूज़ करा जाना चाहिए कुकिंग पर्पसेस के लिए. इंस्टेड ऑफ बर्निंग द बायोमास, बायोगैस को ही यूज़ किया जाना चाहिए. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक मेजर्स. इसमें फर्स्ट हम देखेंगे रिफॉरेस्टेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ लैंड. रिफॉरेस्टेशन को इनकरेज करा जाना चाहिए, हर कीमत पे रिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस होना चाहिए. हर कंट्री से इस चीज़ को बोलना चाहिए कि उनको एटलीस्ट 33% फॉरेस्ट कवर उनको मेंटेन करना है, और इस चीज़ को सैटेलाइट इमेजिंग से वेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा. और इसके लिए क्या होगा, जो लैंड अवेलेबल है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के आसपास या उसमें, और वहाँ पे जो टाउनशिप है उसको कुछ इस तरह से बनाया जाए ताकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वहाँ पे, उसको और ज़्यादा लैंड की ज़रूरत ना हो. तो इसको इंश्योर करने के लिए जो सिटी की ग्रोथ है उसको वर्टिकली अरेंज होना चाहिए, ना कि हॉरिजॉन्टली ग्रोथ. अगर वर्टिकली अरेंज करेंगे तो लैंड बचेगी, और हॉरिजॉन्टली ग्रोथ अगर देखेंगे तो लैंड बचेगी नहीं. तो इसीलिए कुछ इस तरह से उसको अरेंज करा जाना चाहिए ताकि ये लैंड सिक्योर हो सके और वहाँ पे रिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस कंडक्ट कराया जा सके. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक मेजर इज कार्बन टैक्स. तो जो इंडस्ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इमिशन करती हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को इसका टैक्स पे करना पड़ेगा. यानी कार्बन डाइऑक्साइड टैक्स को पे करेंगे, जितना ज़्यादा उनकी इंडस्ट्री की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इमिशन होगा उतना ही ज़्यादा उनको
उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो इंडस्ट्रीज़ जो नई टेक्नोलॉजी को ला रही हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इमिशन रिड्यूस हो रहा है, ऐसी कंपनी को बढ़ावा मिलना चाहिए और उनको प्रॉपरली रिवॉर्डेड भी किया जाना चाहिए। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ मेजर इज पॉलिसी मेजर, और इसमें हम देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ अ कंट्री मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय ऑल मीन्स, क्योंकि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। सो इन दिस रिस्पेक्ट प्रोविजन ऑफ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ स्पेशली टू यंग चिल्ड्रन एंड वुमेन, यानी कि यंग चिल्ड्रन और वुमेन को बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। सोशल वेयर स्कीम चलानी चाहिए पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, जो लोग बहुत गरीब हैं उनके लिए सोशल वेलफेयर स्कीम चलानी चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट मस्ट बी एनकरेज्ड, महिलाओं के अंदर ये वुमेन एम्पावरमेंट को डेवलप कराना चाहिए, बढ़ावा मिलना चाहिए। मोर ओवर मैक्सिमम पॉसिबल अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड इन सोसाइटी फॉर फैमिली प्लानिंग टेक्निक्स, तो सोसाइटी में जाकर, गांव में जाकर नुक्कड़ नाटक करके, ड्रामा करके लोगों को जो अनएजुकेटेड हैं उनको जाके अलग अलग तरीके से इस चीज़ को बताने की कोशिश करनी चाहिए। फैमिली प्लानिंग टेक्निक अप्लाई करें जिससे कि पॉल्यूशन कंट्रोल हो सके, पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके, और जब पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती चली जाएंगी। And second is children should be educated in schools as well as at home to live simple and sustainable life, यानी कि बच्चे जो हैं उनको एजुकेट कराया जाना चाहिए, स्कूल में भी उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए और घर में भी इस चीज़ की एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए कि लाइफ को सिंपल तरीके से रहना सीखना चाहिए और लाइफ इस तरह से जी जाए जिसमें कोई वेस्टेज ना हो, किसी भी चीज़ का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, राइट। सो रियल हैप्पीनेस कैन बी अचीव बाय मोर कोऑपरेटिव एंड लेस कॉम्पिटिटिव सोसाइटी, तो जो एक एक्चुअल या रियल हैप्पीनेस है वो तभी पाई जा सकती है जब लोग आपस में कोऑपरेटिव हों इंस्टेड ऑफ हैविंग कॉम्पिटिटिव, ठीक है। सोसाइटी के अंदर अगर लोग बहुत ज़्यादा कंपटीशन करेंगे कि अगर यानी एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैंने कुछ ऐसा चीज़ खरीद लिया जिसको खरीदने से मुझे फ़ायदा तो बहुत है लेकिन नेचर को नुकसान है, तो उस चीज़ को देख के अगर हमारा नेबर या हमारा फ्रेंड या वटेवर जिसकी भी हम यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, अगर वो भी इस चीज़ को देख कर ले ले कि सोसाइटी में सिर्फ उन्हीं के पास ही है, हमारे पास नहीं है और हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, इस तरह की जो थिंकिंग है, अगर ये थिंकिंग अगर नहीं होगी तो हम बहुत हद तक इन कॉन्सिक्वेंसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। परचेजिंग मोर एंड कंज्यूमिंग मोर शुड नॉट बी आवर वे ऑफ लाइफ, यानी कि बहुत ज़्यादा खरीदना और बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना ये हमारी लाइफस्टाइल में नहीं होना चाहिए। हमारी लाइफस्टाइल सिंपल होनी चाहिए, हम बहुत ज़्यादा मशीन्स पे डिपेंडेंट ना हो, मैक्सिमम काम हम खुद से करने की कोशिश करें, हम नेचुरल चीज़ों के ऊपर विश्वास करें और उन्हीं को यूज़ करें ताकि हम भी ठीक रहें, हम भी स्वस्थ रहें, हम भी हेल्दी रहें और हमारा जो इन्वायरमेंट है जिसमें हम रहते हैं वो भी सिक्योर रहे। So this is the end of the chapter. Now in the next video we will see about the short answers and long answers. Thank you very much.